नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस की उन खूबियों के बारे में जिसकी वजह से आज भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक खास स्कीम बना हुआ है। यूपीएस लॉन्च होने के बाद भी क्यों लोग अभी भी एनपीएस के साथ बने हुए हैं। तो आइए एक एक करके एनपीएस की उन्हीं खूबियों के बारे में बात करते हैं। तो एनपीएस की सबसे पहली जो खासियत है यूपीएस के कंपैरिजन में, वो ये है कि एनपीएस जो है वो यूपीएस से ज़्यादा कॉर्पस एक्यूमुलेट करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूपीएस और एनपीएस का हमने कंपैरिजन किया है। आपको मालूम होगा कि यूपीएस के अंदर गवर्नमेंट ने ये प्रपोज़ किया है कि एम्प्लॉय के बेसिक पे प्लस डीए का 10% यूपीएस के कंट्रीब्यूशन में जाएगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन यानी 10% ही एम्प्लॉय के बेसिक प्लस डीए का गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, यानी 10% दोनों की तरफ से यूपीएस में जाएगा। यूपीएस में बेसिक पे प्लस डीए का एम्प्लॉय के सैलरी से 10% जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में ये 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं या हो सकते हैं जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% नहीं होगा, कई जगह ये 10% ही है। तो ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर वेरी कर सकता है, लेकिन हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है। तो इस कैलकुलेशन में अगर आप देख सकते हैं कि हमने एज्यूम किया है कि अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस मिला के 1 लाख बनता है महीने का, तो यूपीएस और एनपीएस में वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में 1 लाख के बेसिक प्लस डीए के ऊपर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10,000 10%, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10,000 अगेन 10%। तो टोटल मिला के यूपीएस में 10% और 10% के कंट्रीब्यूशन से ये 20,000 बनता है। अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% यानी 10,000, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% यानी 14,000। तो ये 10,000 और 14,000 मिला के 24,000 बन जाता है। तो अब अगर हम कंपेयर करें कि 21 में यूपीएस में बनता है 20,000 और एनपीएस में बनता है 24,000, तो 24,000 जो है वो 20,000 से 20% ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि एनपीएस में ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से लोग एनपीएस को पसंद कर रहे हैं। आइए हम अब इसके अगले खूबी की बात करते हैं। तो एनपीएस के अंदर टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। टैक्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो कई सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम 80C के अंदर 1.5 लाख तक की लिमिट में हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसको आप अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सैलरी में आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है 14%। हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी एम्प्लॉयर के केस में ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% पूरा का पूरा वो टैक्सेबल सैलरी से डिडक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 80CC-D2। इसके बाद 50,000 एडिशनल डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80CC-D1B के तहत। तो ये 3 तरह के बेनिफिट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और तीसरा एडिशनल डिडक्शन 50,000 रुपये का। इसके अलावा जब हम लमसम विड्रॉल करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आपको पता है कि एनपीएस के अंदर आप मैक्सिमम 60% लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और 40% आपको कंपल्सरीली एन्यूटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि आप 60% विड्रॉ करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो पूरा का पूरा 60% विड्रॉल जो है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। 40% जो आप इन्वेस्ट करेंगे एन्यूटी में और उसके बाद जो उससे इनकम आएगा वो आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। जबकि इतने सारे टैक्स बेनिफिट जो एनपीएस में है उसके कंपैरिजन में यूपीएस के अंदर कोई टैक्स बेनिफिट रिलेटेड गाइडलाइन अभी तक नहीं आए हैं। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि यूपीएस में कोई टैक्स बेनिफिट है ही नहीं। इस वजह से एनपीएस के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग है और ये टैक्स फ्रेंडली भी है। अगर हम एनपीएस के तीसरे बड़े फ़ायदे की बात करें तो एनपीएस बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है। एनपीएस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जो अलग अलग लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसके अंदर जब आप एन्यूटी परचेज करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो बहुत सारे एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 15 एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे कि
LIC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल जैसे कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जिससे आपको बेटर एन्यूटी रेट मिल रहा हो या जिससे आपको बेटर सर्विस लगता हो कि मिल सकती है, आप उससे अपना एन्यूटी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एन्यूटी परचेज करते हैं तो एन्यूटी परचेज करते वक्त आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप एज ए सिंगल होल्डर परचेज करना चाहते हैं या वाइफ हस्बैंड के साथ जॉइंट होल्डिंग में परचेज करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल होल्डिंग में करते हैं तो आपको थोड़ा सा एन्यूटी रेट ज़्यादा मिलता है जिससे कि आपका पेंशन ज़्यादा बनेगा। अगर आप जॉइंट में करते हैं तो थोड़ा एन्यूटी रेट कम बनता है। इसके साथ आप इसमें वो भी ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है एन्यूटी परचेज करने के लिए, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके बाद आपके बच्चों को वापस मिल सकता है, या फिर वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके लाइफ टाइम में आपके स्पाउस के लाइफ टाइम में ही कंज्यूम हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए एन्यूटी प्लान ले सकते हैं या फिर फॉर फुल लाइफ ले सकते हैं। तो इतनी सारी कस्टमाइजेशंस हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से ये अलग अलग लोगों के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। इसके साथ साथ इसमें रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप चाहें तो विड्रॉल को डेफर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के रिटायरमेंट के टाइम पे जब वो सुपरएनुएट हो रहा है या रिटायर हो रहा है, तो उस समय जो शेयर मार्केट की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है और उसकी वजह से उनका जो रिटर्न है NPS कॉर्पस पे वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है या लॉस में है, तो वो चाहें तो एन्यूटी परचेज को भी डेफर कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 75 ईयर्स, 75 साल की उम्र तक उसको डेफर कर सकते हैं। और लमसम विड्रॉल को भी वो 75 साल की उम्र तक डेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से NPS के अंदर बहुत सारी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग कंडीशंस में लोगों के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हैं और लोग इसको अपने सिचुएशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं अगर हम UPS की बात करें तो UPS में ऐसा कोई भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं है, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एज ऑन डेट। आगे सरकार हो सकता है कि इस तरह की सुविधा UPS में भी दे दे, लेकिन आज के डेट में UPS के अंदर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। अगर हम NPS के अगले फ़ायदे की बात करें तो NPS के अंदर हमें इक्विटी एक्सपोजर का ऑप्शन मिलता है। वैसे तो ये UPS के अंदर भी अलाउड है, लेकिन NPS में आप ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, NPS के अंदर LC25, LC50 एंड LC75 के ऑप्शंस इक्विटी के लिए हैं और UPS के अंदर केवल LC25 एंड LC50 के हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि LC25 का मतलब होता है कि आप 25% तक अपना जो NPS कॉर्पस है उसके 25% अमाउंट को आप इक्विटी में लगा सकते हैं। LC50 का मतलब है कि आप अपने NPS कॉर्पस के 50% अमाउंट को इक्विटी में लगा सकते हैं और LC75 का मतलब है कि आप अपने NPS कॉर्पस के 75% अमाउंट को इक्विटी में लगा सकते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट की समझ है और आपको लगता है कि शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लिया जा सकता है, तो NPS के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप NPS कॉर्पस को शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। वैसे तो ये सुविधा UPS में भी दी गई है, लेकिन अभी तक UPS के अंदर जो है वो केवल LC25 और LC50 है, जबकि NPS के अंदर आप 75% तक अपना कॉर्पस जो है वो इक्विटी में लगा सकते हैं। वैसे LC75 का ऑप्शन सारे एम्प्लॉयर नहीं दे रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के LC75 दे रहे हैं और कुछ जगह ये नहीं दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो NPS के अंदर इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाने के ऑप्शंस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू UPS। जो NPS का पांचवा बड़ा फ़ायदा है वो ये कि अगर आप इसमें रिटायरमेंट के टाइम पे जॉइंट एन्यूटी परचेज करते हैं, मतलब वाइफ हस्बैंड दोनों के नाम पे एन्यूटी परचेज किया जाता है, तो इसके अंदर जो पेंशन का अमाउंट है वो हस्बैंड और वाइफ के लिए इक्वल है। यानी कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी की भी पहले डेथ हो जाती है तो जो दूसरे पार्टनर बच जाते हैं उनको भी उतना ही पेंशन मिलता है जितना पहले मिल रहा था। जबकि UPS के अंदर ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर डेथ हो जाए तो उनके पार्टनर को, उनके स्पाउस को पेंशन का केवल 60% अमाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से UPS के अंदर जो है वो पेंशन का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट के डेथ के बाद,
जबकि एनपीएस के अंदर जो पेंशन अमाउंट है वो स्पाउस के लिए भी उतना ही रहता है। एनपीएस के अंदर अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को भी कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के साथ एन्युटी परचेज करता है तो उसके और उसके स्पाउस के बाद जो एन्युटी परचेज करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उनके बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से ये थोड़ी सिक्योरिटी बच्चे को भी एनपीएस के अंदर मिल जाती है। जबकि यूपीएस के अंदर बच्चों के लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट और उनके स्पाउस के बाद बच्चों को यूपीएस के अंदर अभी कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा एनपीएस के अंदर बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, जिसमें कि अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन चाहे तो अलग अलग लेवल पे ग्रीवांस को रेज कर सकता है। इसमें टोटल 5 लेवल्स ऑफ एस्केलेशन है। सबसे पहले जो अग्रीव्ड हैं वो अपने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को ग्रीवांस रेज कर सकते हैं और उसके बाद वो एस्केलेट होते होते 5 लेवल ऊपर तक का ऑप्शन है इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। जबकि यूपीएस में अभी कोई भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा एनपीएस के अंदर जो रूल्स हैं क्वालिफाइंग सर्विस को लेके, वीआरएस को लेके, रेजिग्नेशन को लेके, डिसमिसल को लेके, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। जबकि यूपीएस के अंदर अभी रूल्स डिफाइन नहीं किए गए हैं, उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इन सारी वजहों से एनपीएस बहुत ही बेटर ऑप्शन दिख रहा है अभी लोगों को। इन सारी वजहों से एनपीएस यूपीएस से शायद बेटर ऑप्शन दिख रहा है और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अभी भी एनपीएस के साथ टिके हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस कंटेंट को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।